इमेजिन कीजिए कि आपके फोन में मैसेज भेजने के लिए ना 36 अलग अलग ऐप्स हो। अरे बाप रे, 36? हाँ, मतलब कोई टेक्स्ट के लिए है, कोई फोटो के लिए, कोई ऑडियो के लिए, और मजे की बात यह है कि ये सभी लगभग एक ही काम कर रहे हैं। ये तो बहुत ही अव्यवहारिक और कंफ्यूजिंग सिचुएशन है। राइट, सुनने में अजीब लगता है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें ना तो हमारे देश के एग्रीकल्चर सेक्टर में पिछले कई दशकों से बिल्कुल यही तो हो रहा था। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। इतने सारे स्कीम्स और योजनाएं बन गई कि किसानों को असल में उनका लाभ उठाने से ज्यादा ना उनका पेपरवर्क संभालने में स्ट्रगल करना पड़ता था। सो ओके, लेट्स अनपैक दिस। आज के इस विशेष डीप डाइव में हम विजन पीटी 365 इकोनॉमी 2026 पार्ट 2 के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों को डिकोड करने वाले हैं। और ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि इकोनॉमी को अक्सर ना हम टुकड़ों में देखते हैं। एग्जैक्टली। और आज हमारा फोकस इकोनॉमी के 4 मुख्य स्तंभों पर होगा। एग्रीकल्चर, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, जिसमें स्किलिंग भी शामिल है, इंफ्रास्ट्रक्चर और साथ ही इनोवेशन और एमएसएमईज। राइट। और आज के जो सोर्सेज हैं ना, उनके फैक्ट्स ये साबित करते हैं कि इकोनॉमी को देखने का जो हमारा पुराना नजरिया था वो अब पूरी तरह से बदलने वाला है। हाँ, क्योंकि जो 36 एप्स वाला मैंने एग्जाम्पल दिया ना, वो सीधा गवर्नेंस और एफिशिएंसी की कमी को दिखाता है। और मुझे लगता है नीति आयोग ने भी इसी प्रॉब्लम को पहचाना है। हाँ, बिल्कुल। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की तर्ज पर ही एग्रीकल्चर में अब एक बहुत बड़ा बदलाव लाया गया है। पीएम धन धान्य कृषि योजना, राइट? एग्जैक्टली। ये योजना एक तरह से सुपर ऐप का काम कर रही है। मतलब इसमें वो सारी पुरानी योजनाएं मिला दी गई हैं। हाँ, व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज कि इस कंसोलिडेशन का स्केल कितना विशाल है। यूनियन बजट 2025-26 में घोषित इस योजना ने 11 अलग-अलग मिनिस्ट्रीज की 36 मौजूदा योजनाओं को एक कर दिया है। ओह वाओ, मतलब 11 मिनिस्ट्रीज। हाँ, जैसे आपका पीएम किसान हो गया जो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर है, या पीएमएफबीवाई क्रॉप इंश्योरेंस और पीएमकेएसवाई जैसी इरिगेशन स्कीम्स, सब एक ही छतरी के नीचे। तो पहले किसान को बीज के लिए एक ऑफिस जाना था, पानी के लिए दूसरा, और बीमा के लिए तीसरा। राइट। अब नीति आयोग को एक नोडल एजेंसी बनाकर ना इस पूरी प्रक्रिया का कंसोलिडेशन कर दिया गया है। कागजों पे तो ये मास्टर स्ट्रोक लग रहा है, लेकिन जमीन पर एक आम किसान के लिए ये मैकेनिज्म कैसे काम करेगा? ये एक बहुत वैलिड सवाल है। खासकर उन स्मॉल और मार्जिनल किसानों के लिए जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि वो फार्मिंग पॉपुलेशन का 86% है। तो देखिए, इस मैकेनिज्म का सबसे अहम हिस्सा है कन्वर्जन। कन्वर्जेंस मतलब सब कुछ एक साथ लाना। हाँ, लेकिन सिर्फ फाइलों को साथ रखना नहीं, रिसोर्सेज को एक ही लक्ष्य पर लगाना। इसका जो फाइनेंशियल आउटले है ना, वो 6 साल के लिए तय किया गया है। अच्छा, कितना है ये आउटले? सालाना 24,000 करोड़ रुपए, यानी टोटल 1.44 लाख करोड़। ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ सरकारी पैसा नहीं है। कन्वर्जेंस के तहत ना प्राइवेट सेक्टर और स्टेट स्कीम्स के फंड्स को भी इसी प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है। ओके, मतलब किसान को अब एक ही डिजिटल विंडो से अपनी जरूरत की हर सुविधा मिलेगी। इससे डिलीवरी तेज होगी, राइट? और लीकेज भी बहुत कम हो जाएगी। मेक सेंस। और अगर हम एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर्स की बात करें तो पीएमएसवाई यानी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ने भी तो अपने 5 साल पूरे कर लिए हैं। हाँ, मरीन प्रोडक्ट्स और फिशरीज एक्सपोर्ट के लिए ये योजना काफी अहम रही है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर रूरल इकोनॉमी को सच में मजबूत करना है तो सिर्फ खेती पर निर्भर रहना काफी नहीं है। एग्जैक्टली। खेतों के बाहर भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए, और यहीं पर एमएसएमईज का रोल बहुत क्रिटिकल हो जाता है। हाँ, मैंने सोर्स में मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई की एस्पायर स्कीम के बारे में भी पढ़ा था। ये एग्रो रूरल सेक्टर में इनोवेशन को बढ़ावा दे रही है ना? राइट। एस्पायर स्कीम का मेन फोकस ये है कि रूरल इलाकों में जो इनफॉर्मल काम धंधे हैं ना, उन्हें फॉर्मल और स्केलेबल माइक्रो एंटरप्राइजेज में बदला जाए। मतलब सिर्फ छोटी दुकानें या उद्योग लगाने की बात नहीं हो रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का इस्तेमाल करके उन्हें बड़ा बनाने की बात है। तो जब कोई माइक्रो एंटरप्राइज फॉर्मल हो जाता है तो उसे क्रेडिट मिलना आसान हो जाता होगा? हाँ, बैंक से लोन आसानी से मिलता है, वो बड़ी सप्लाई चेन्स का हिस्सा बन सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, वो बड़े पैमाने पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब अगर हम इन कड़ियों को जोड़ें तो एक काफी चुनौतीपूर्ण तस्वीर बनती है। वो कैसे? देखिए, एग्रीकल्चर में 36 योजनाओं का कंसोलिडेशन हो रहा है।
टेक्नोलॉजी आ रही है, नीति आयोग कन्वर्जेंस ला रहा है, राइट। और एमएसएमईज भी फॉर्मल हो रहे हैं। मतलब रूरल इकोनॉमी बहुत एफिशिएंट हो रही है। जी। लेकिन जब खेती में मशीनें बढ़ेंगी तो उन करोड़ों लोगों का क्या होगा जो पहले खेतों में मैनुअल लेबर का काम करते थे? बहुत सही पॉइंट पकड़ा आपने। मतलब ये लेबर फोर्स जाएगी कहाँ? ये एक बहुत ही गंभीर पॉलिसी लेवल का सवाल है और असल में इसी चिंता ने पुरानी मनरेगा योजना को एक नए कानून में बदलने की जमीन तैयार की है। अच्छा, तो मनरेगा की जगह अब कोई नया कानून आ गया है? जी हाँ, अब हमारे पास है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, ग्रामीण एक्ट 2025, जिसे शॉर्ट में वीबी ग्राम जी कहा जाता है। वीबी ग्राम जी, तो इसमें ऐसा क्या मैकेनिज्म है जो पुराने कानून में नहीं था? सबसे पहला और सीधा बदलाव तो यह है कि ये एक्ट अब 125 दिनों के वेज एम्प्लॉयमेंट की गारंटी देता है। ओके, मतलब 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया। हाँ, लेकिन असली बदलाव इसके काम करने के तरीके में है। इफ यू कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, इस योजना को विकसित भारत नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक से जोड़ दिया गया है। VBNRIS, राइट? एग्जैक्टली। पुराने सिस्टम में क्या होता था? आलोचना होती थी कि लेबर से सिर्फ गड्ढे खुदवाई जाते हैं और फिर भरवा दिए जाते हैं। हाँ, कोई परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनता था। बिल्कुल। लेकिन अब VBNRIS के जरिए लेबर को वाटर सिक्योरिटी, क्लाइमेट रेजिलिएंट प्रोजेक्ट्स और रूरल कनेक्टिविटी के कामों में लगाया जाएगा। और इन सब की प्लानिंग पहले से डिजिटल स्टैक पर होगी? राइट। सब कुछ पहले से प्लान्ड होगा। Here's where it gets really interesting. मैंने इस एक्ट की डिटेल्स में ना एक बहुत ही कमाल का प्रोविजन देखा। कौन सा प्रोविजन? इसमें राज्यों को ना बुआई यानी सोइंग और कटाई के पीक सीजन के दौरान इस रोजगार गारंटी के काम को 60 दिनों तक रोकने या पॉज करने का अधिकार दिया गया है। अरे हाँ, ये तो एग्रीकल्चरल लेबर बैलेंस का एक बेहतरीन उदाहरण है। मुझे तो ये बहुत बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का सलूशन लगा। बिल्कुल। किसानों की अक्सर शिकायत होती थी कि जब फसल की कटाई का टाइम आता है तो उन्हें लेबर नहीं मिलती। हाँ, क्योंकि सारी लेबर तो सरकारी गारंटी वाली स्कीम्स में काम कर रही होती की। एग्जैक्टली। तो ये 60 दिन का जो पॉज है ना, ये सुनिश्चित करेगा कि पीक सीजन में किसानों को लेबर शॉर्टेज का सामना न करना पड़े। और मजदूरों को भी साल के बाकी टाइम 125 दिनों का गारंटीड एम्प्लॉयमेंट मिलता रहे। बहुत स्मार्ट है। और ट्रांसपेरेंसी के लिए भी इस नए एक्ट में काफी कुछ है, जैसे बायोमेट्रिक्स, GIS मॉनिटरिंग और AI एनेबल्ड ओवरसाइट का इस्तेमाल हो रहा है, ताकि वेज लीकेज बिल्कुल खत्म हो जाए, राइट? हाँ, एकदम जीरो लीकेज का टारगेट है। तो ये रूरल फार्म लेबर के लिए तो एक ठोस मैकेनिज्म हो गया। लेकिन जो युवा खेतों में काम नहीं करना चाहते, उनका क्या? आप नॉन फार्म सेक्टर्स की बात कर रही हैं? हाँ, मेरा मतलब है जो मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस में जाना चाहते हैं। क्योंकि सिर्फ वेज एम्प्लॉयमेंट से तो इकोनॉमी खड़ी नहीं हो सकती ना, हमें स्किलिंग की बहुत जरूरत है। बिल्कुल। और स्किलिंग के मोर्चे पर जो सबसे बड़ा डिसरप्शन आया है ना, वो है PM सेतु योजना। PM सेतु? हाँ, प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड ITIs। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के तहत इसका जो फाइनेंशियल आउटले है वो 60,000 करोड़ रुपए रखा गया है। 60,000 करोड़? ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है। हाँ, बहुत बड़ा निवेश है। लेकिन ईमानदारी से कहें तो पास्ट में भी तो ITIs पर करोड़ों खर्च हुए हैं ना, फिर भी वहां से निकले युवाओं को इंडस्ट्री में तुरंत एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता था। क्योंकि उनके जो स्किल्स होते थे वो पुरानी टेक्नोलॉजी पर आधारित होते थे। राइट। तो फिर PM सेतु अलग कैसे है? PM सेतु अलग इसलिए है क्योंकि इसका जो मैकेनिज्म है ना, वो सरकार और इंडस्ट्री के बीच के फासले को मिटा देता है। इस 60,000 करोड़ के आउटले का ब्रेकडाउन समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, इसका ब्रेकडाउन कैसे किया गया है? इसमें सेंट्रल शेयर है 30,000 करोड़, स्टेट शेयर है 20,000 करोड़ और सबसे अहम इंडस्ट्री शेयर है 10,000 करोड़ रुपए। इंडस्ट्री शेयर? एक मिनट, मतलब प्राइवेट कंपनियां अपनी जेब से 10,000 करोड़ ITIs को दे रही हैं? बिल्कुल। और इसके अलावा एशियन डेवलपमेंट बैंक भी सेंट्रल शेयर का 50% को फाइनेंस कर रहा है। लेकिन इंडस्ट्री अपना पैसा क्यों लगा रही है? क्योंकि इंडस्ट्री ना इसे किसी चैरिटी की तरह नहीं देख रही है, वो इसे एक इन्वेस्टमेंट की तरह देख रही है। ओके, मतलब वो अपने फ्यूचर वर्कर्स तैयार कर रहे हैं। एग्जैक्टली। जब इंडस्ट्री पैसा लगाती है ना, तो वो करिकुलम, मशीनें और ट्रेनिंग मेथड्स सब अपने हिसाब से डिजाइन करती है। तो एक तरह से ये ITIs अब गवर्नमेंट ओन्ड लेकिन इंडस्ट्री मैनेज्ड इंस्टीट्यूट बन जाएंगे। हाँ, प्राइवेट सेक्टर खुद अपनी असेंबली लाइंस और फैक्ट्रियों के लिए एकदम सटीक स्किल्स वाली लेबर तैयार कर रहा है। ओह, अब समझ आया।
और शायद इसीलिए PMKVY 4.0 में भी अब एक नया मॉडल आया है, रिक्रूट ट्रेन डिप्लॉय, यानी RTD मॉडल। बिल्कुल। पुराना मॉडल ट्रेन एंड होप वाला था। हाँ, कि बस ट्रेनिंग दे दो और उम्मीद करो कि कहीं जॉब लग जाए। वो काम नहीं कर रहा था। RTD मॉडल में इंडस्ट्री पहले ही अपनी डिमांड बताती है, फिर उसी हिसाब से युवाओं को रिक्रूट किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है और सीधा डिप्लॉय कर दिया जाता है। ये स्किल गैप्स को भरने का सबसे प्रैक्टिकल तरीका है। जहां सप्लाई सीधा डिमांड से जुड़ी हुई है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? मतलब अगर हम थोड़ा पीछे हटकर इस पूरी तस्वीर को देखें तो बहुत कुछ कनेक्ट हो रहा है। हाँ, एग्रीकल्चर में एफिशिएंसी आ रही है, रूरल MSMEs फॉर्मलाइज हो रहे हैं, लेबर फोर्स के लिए VB ग्राम जी है और स्किलिंग के लिए PM सेतु से एक अपग्रेडेड वर्कफोर्स बन रही है। एकदम परफेक्ट समरी। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये सारी वर्कफोर्स काम कहाँ करेगी? आखिर इकोनॉमी में वो कौन सा सेक्टर है जो इतनी बड़ी लेबर को एब्जॉर्ब करेगा? इसका सीधा सा जवाब है देश के विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। यही वो इंजन है जो स्किल्ड वर्कफोर्स को रोजगार देगा। जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं ना, तो दिमाग में सबसे पहले हाईवेज और एयरपोर्ट्स आते हैं। स्वाभाविक है। लेकिन सोर्सेज में अमृत 2.0 का जिक्र है और इसका पूरा फोकस सिर्फ पानी पर नजर आता है। ऐसा क्यों? देखिए, बिना पानी के ना कोई भी शहर या इंडस्ट्री सर्वाइव नहीं कर सकती। अमृत 2.0 का मेन विजन ही वाटर सिक्योर सिटीज बनाना है। मतलब हर घर तक पानी। हाँ, ये मिशन देश के लगभग 4800 स्टैट्यूटरी टाउन्स में यूनिवर्सल वाटर कवरेज सुनिश्चित करने पर काम कर रहा है और 500 अमृत शहरों में 100% सीवरेज मैनेजमेंट का लक्ष्य है। लेकिन इतने बड़े स्केल पर पानी और सीवरेज का असेसमेंट कैसे होगा? यहीं पर इनोवेशन आता है। हाँ, क्योंकि सोर्स में गिग इकोनॉमी मॉडल या अमृत मित्र का जिक्र था। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में गिग इकोनॉमी कैसे काम करती है? क्या ये उबर या स्विगी जैसी कोई ऐप सर्विस है? काफी हद तक इसे एक प्लेटफॉर्म बेस्ड अप्रोच की तरह समझ सकते हैं। अमृत मित्र के तहत युवाओं और महिलाओं को ना फीडबैक और असेसमेंट के टास्क दिए जा रहे हैं। ओके, तो वो क्या करते हैं एग्जैक्टली? वे अपने स्मार्टफोन से शहर में वाटर सप्लाई की स्थिति या सीवेज की प्रॉब्लम को जियो टैग करते हैं, अपना असेसमेंट सबमिट करते हैं और उसके बदले उन्हें कंपेंसेशन मिलता है। वाह, ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट का पूरा डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। बिल्कुल। और शायद गवर्नेंस को अकाउंटेबिलिटी से जोड़ने के लिए इसमें मैंडेटरी रिफॉर्म्स का भी प्रोविजन है, जहां तक मैं समझी हूँ। फंड्स को सीधे शहर की फिस्कल हेल्थ से जोड़ दिया गया है, राइट? एकदम सही। मैंडेटरी रिफॉर्म्स का मैकेनिज्म ना बहुत सख्त है। जैसे अगर कोई नगर निगम अपना प्रॉपर्टी टैक्स नहीं वसूल रहा है तो क्या होगा? तो केंद्र सरकार उन्हें अमृत 2.0 के तहत मिलने वाले फंड्स रोक सकती है। ये शहरों को फाइनेंशियली सेल्फ सस्टेनेबल बनाने का एक तरीका है। ये तो जमीन और पानी की बात हुई, लेकिन इकोनॉमी के लिए ना मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर यानी पोर्ट्स भी तो बहुत जरूरी हैं। खासकर एक्सपोर्ट को ग्लोबली कंपेटिटिव बनाने के लिए। राइट। तो सागरमाला 2.0 जो 2025 में लॉन्च हुआ है, वो इस दिशा में क्या नया कर रहा है? सागरमाला 2.0 की सबसे बड़ी खासियत इसका लैंडलॉर्ड मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है। लैंडलॉर्ड मॉडल? नाम थोड़ा पुराना लग रहा है, लेकिन इकोनॉमिक्स में इसका मतलब कुछ और ही होगा। हाँ, बिल्कुल। क्या मैं इसे एक बड़े शॉपिंग मॉल के एग्जाम्पल से समझ सकती हूँ? जहां सरकार मॉल की बिल्डिंग के मालिक है, वो सिक्योरिटी देखती है, राइट। लेकिन वो मॉल के अंदर के जो अलग अलग ब्रांड्स के स्टोर्स है ना, वो खुद नहीं चलाती, वो प्राइवेट एक्सपोर्ट्स चलाते हैं। ये बहुत ही शानदार एनालॉजी है। लैंडलॉर्ड मॉडल एग्जैक्टली ऐसे ही काम करता है। पोर्ट अथॉरिटी मतलब जो सरकारी संस्था है वो जमीन की मालिक रहती है और रेगुलेशन देखती है। हाँ, लेकिन पोर्ट के जो ऑपरेशंस है जैसे कार्गो हैंडल करना, क्रेन चलाना, लॉजिस्टिक्स मैनेज करना, ये सब प्राइवेट कंपनियों को दे दिया जाता है। इससे तो सरकार का कंट्रोल भी रहता है और प्राइवेट सेक्टर की एफिशिएंसी भी आ जाती है। एग्जैक्टली। और इसके साथ ही एक सागरमाला यंग प्रोफेशनल स्कीम भी है, जहां युवा एक्सपर्ट्स को सीधे मिनिस्ट्री में हायर किया जा रहा है ताकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा एनालिसिस में अपनी नई सोच ला सकें। बिल्कुल। डेटा एनालिसिस और नई सोच की बात हो रही है ना, तो हम इनोवेशन को तो बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ, वो तो बेस है सब चीजों का। हमने एग्रीकल्चर का कंसोलिडेशन देखा, लेबर की स्किलिंग समझी, इंफ्रास्ट्रक्चर का लैंडलॉर्ड मॉडल देखा, लेकिन इन सबको स्मूथली चलाने के लिए ना AI की भूमिका सबसे अहम होने वाली है। This raises an important question. ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के इस दौर में AI के बिना तो हम कुछ सोच ही नहीं सकते। राइट। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट आ रहा है। अभी हाल ही में IT मिनिस्ट्री ने क्लियर किया है कि भारत के
एआई का जो फ्यूचर है ना, वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यानी एलएलएम्स की बजाय स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स यानी एसएलएम्स तय करेंगे। ये थोड़ा हैरान करने वाला है, क्योंकि आजकल तो हर जगह सिर्फ एलएलएम्स की ही चर्चा होती है, चैट जीपीटी वगैरह। हाँ, बट हमें इसके पीछे का लॉजिक समझना होगा। मतलब एलएलएम्स को ट्रेन करने के लिए तो बहुत बड़े सर्वर फार्म्स, बेतहाशा बिजली और करोड़ों डॉलर्स लगते हैं। तो अचानक से फोकस एसएलएम्स पर क्यों आ गया? इसके मैकेनिज्म को देखिए, दोनों ही ना ट्रांसफॉर्मर्स आर्किटेक्चर पर काम करते हैं। ट्रांसफॉर्मर्स आर्किटेक्चर मतलब वो जो वाक्य के पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझता है, सिर्फ शब्दों को नहीं। एग्जैक्टली। लेकिन एलएलएम्स पूरे इंटरनेट का डेटा पढ़ते हैं, इसलिए उन्हें बहुत बड़े सर्वर रूम चाहिए। और एसएलएम्स को ऐसे ट्रेन किया जाता है कि वो सिर्फ किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री का डेटा याद रखें। जैसे कोई एसएलएम सिर्फ एग्रीकल्चर के मौसम या मिट्टी के डेटा पर ट्रेन हो सकता है। ओह, तो मतलब वो एक बहुत ही फोकस्ड और कॉम्पैक्ट एआई है। बिल्कुल। और चूंकि वो कॉम्पैक्ट होते हैं ना, इसलिए उन्हें रन करने के लिए महंगे सर्वर नहीं चाहिए। वो इतने एफिशिएंट होते हैं कि एक स्मार्टफोन के प्रोसेसर पर भी चल सकते हैं। ये तो बहुत प्रैक्टिकल है। बिल्कुल। मतलब जब हमें रूरल एग्रीकल्चर, हाँ। एमएसएमईज या अमृत मित्र के जो गिग वर्कर्स हैं, Right. उन्हें एआई की ताकत देनी हो, तो वहां बड़े एलएलएम्स काम नहीं आएंगे। राइट, वहां एसएलएम्स ही चलेंगे, राइट। जो बिना तेज इंटरनेट के भी काम कर सकें। एकदम सही। तो अगर हम आज के इस पूरे डीप डाइव को समराइज करें, तो इकोनॉमी की जो तस्वीर दिख रही है, वो आइसोलेशन में काम नहीं कर रही है। सब कुछ कनेक्टेड है। बिल्कुल, कन्वर्जेंस ही आज की इकोनॉमी का सबसे बड़ा मंत्र है। नीति आयोग के जरिए एग्रीकल्चर में 36 योजनाओं को पीएम धन धान्य में समेटकर कन्वर्जेंस लाया जा रहा है। और लेबर फोर्स को वीबी ग्राम जी के तहत एग्रीकल्चर लेबर बैलेंस दिया जा रहा है। राइट। स्किलिंग को पीएम सेतु के जरिए सीधा इंडस्ट्री शेड से जोड़ दिया गया है। और ये सारी वर्कफोर्स उन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं जहां मैंडेटरी रिफॉर्म्स लागू हैं। और पोर्ट्स का आधुनिकीकरण लैंडलॉर्ड मॉडल से हो रहा है। एग्जैक्टली। और इन सबको एक साथ पिरोने का काम एसएलएम्स जैसे कॉम्पैक्ट एआई सिस्टम्स कर रहे हैं। ये काफी कॉम्प्रिहेंसिव समरी है आपकी। लेकिन पता है, इस पूरे एनालिसिस के एंड में एक बहुत ही गहरा विचार भी सामने आता है। अच्छा, वो क्या विचार है? देखिए, हमने देखा कि नए लेबर कानून में ट्रांसपेरेंसी के लिए एआई और बायोमेट्रिक्स यूज हो रहा है। हाँ। एग्रीकल्चर में नीति आयोग किसानों का पूरा डिजिटल डेटाबेस बना रहा है। हाँ। इंफ्रास्ट्रक्चर में गिग वर्कर्स से रियल टाइम डेटा लिया जा रहा है। मतलब हर जगह बस डेटा ही इकट्ठा हो रहा है। एग्जैक्टली। इकोनॉमी पूरी तरह से डेटा ड्रिवन हो रही है। तो सोचने वाली बात यह है, जब हमारा पूरा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, एमएसएमईज और लेबर फोर्स डेटा पर चलेगी, तो क्या आने वाले समय में डेटा ओनरशिप और डिजिटल प्राइवेसी इकोनॉमी की सबसे बड़ी बहस नहीं बन जाएगी? ये तो बहुत वैलिड पॉइंट है। जब एक छोटे किसान की जमीन और उसके रोजगार का सारा डेटा सर्वर पर होगा, तो उस डेटा का असली मालिक कौन होगा? सरकार, प्राइवेट प्लेटफॉर्म्स या वो किसान खुद? वाओ, ये वाकई एक ऐसा सवाल है जो हमारे सुनने वालों को सोचने पर मजबूर कर देगा। 36 उलझी हुई योजनाओं से लेकर एक सुपर ऐप तक के इस सफर में एफिशिएंसी तो आ रही है, लेकिन शायद डेटा ही असली कुंजी बनने वाला है। इसी विचार के साथ इकोनॉमी के इन 4 अहम स्तंभों का हमारा आज का ये डीप डाइव हम यहीं समाप्त करते हैं।